अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं स्टैट्स 301 का लेक्चर नंबर 28। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। मेरा मेन मोटिव सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी मेरे लेक्चर पर आ रहा है, कोई भी मेरे लेक्चर सुन रहा है, तो उसे अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए उसके फाइनल टर्म की। लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं। पहली बात तो ये है कि हैंड रिटन नोट्स इसके नहीं बना सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन काफ़ी चीज़ें की हुई हैं हैंडआउट्स में भी। अगर मैं वो बनाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और सेकंड ये थिंग है कि मैं जो एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने सही करके सॉल्व नहीं की हुई, वो मैं आपको सॉल्व कर कर दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ अगर जिनकी ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टैट्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं वाकई में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उठानी पड़ेगी अपनी नोटबुक और पेंसिल या पेन। ठीक है, अभी आप बड़े हो गए तो पेन उठाएंगे आप, तो वो आपने क्या करना है कि जो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, वो आप राइट कर रहे हैं। जब तक आप इन जो एग्जांपल्स हैं इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं और हमें आ रहा नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ आप जो है अपने नोट्स बनाएं। अगर नीड नोट्स नहीं भी बनाने तो जस्ट आप प्रैक्टिस करें। आप पहले ये सुने लेक्चर, फिर अपने हैंडआउट्स भी साथ ओपन करें, और उसके बाद जो एग्जांपल में कहा हुआ है और उसमें देखें कि जो मैंने बातें कही हुई हैं और एग्जांपल में जो डाटा है उसको करने के बाद खुद ट्राई करें सॉल्व करने की। ठीक है, प्लीज़ अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इस मेथड को फॉलो करें, अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना मेरा मोटिव नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सब के अच्छे मार्क्स आएँ स्टैट्स में। और जब मिड टर्म का हमने बनाया उसमें काफ़ी जो है शॉर्ट टॉपिक थे, इसलिए मैंने उसके हैंडआउट्स बनाए और माशाल्लाह उसमें काफ़ी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया। एंड वेरी हैप्पी कि बच्चों ने फुल ग्रेड्स भी लिए हैं। और जब वो बच्चे आगे बोलते हैं कि हाँ मैम आपके मैंने लेक्चर लिए और हमारे इतने अच्छे नंबर आए, तो दिल ही बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि फाइनल टर्म का सिलेबस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें और इसके लेक्चर्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 28 में हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो गया, लेक्चर नंबर 27 में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम ऑलरेडी कर चुके थे, जिसमें हमने देखा कि 5 टाइम एक फेयर कॉइन टॉस हो रहा है, तो उसको हमने कहा कि एन जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होते हैं, पी हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस ट्रायल की। प्रोबेबिलिटी सक्सेस ट्रायल का मतलब क्या है कि जिस पे हमारा जो हमारा टारगेट है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ़ हेड्स चाहिए, मतलब हमारा नंबर ऑफ़ हेड्स पर टारगेट है, तो जिस पर हमारा टारगेट होगा वो हमारा सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, और जिस पर हमें हमारा टारगेट नहीं होगा वो क्यू बन जाएगा, फेलियर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब ये बात है कि हमेशा ये जो पी और क्यू होते हैं ये 1/2 होते हैं। 1/2 किस तरह, इनकी जो है वो जो 1/2 कौन सा टर्म यहाँ पे ली जा रही है, कंसिडर की जा रही है। लेकिन जब हम नीचे और भी इसके केसेस पढ़ेंगे तब हमारे पास 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। और आपको ऊपर मैंने बताया था कि अगर आप क्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट जो है 1 से माइनस कर देना है पी को। ठीक है, तो वो भी 1/2 यहाँ पर बन गया। साथ में हमारे पास एक्स हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि हमारे पास टोटल हमारे पास कितने ट्रायल्स हैं, नंबर एन जो है हमारे पास वो 5 हैं, क्योंकि 5 टाइम टॉस हुआ है। पी और क्यू हमें पता चल गया, और एक्स हमारे पास जो नंबर ऑफ सक्सेसिव इन एन ट्रायल्स, मतलब एक्स स्टार्ट होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और ये हमारे पास बाइनोमियल का जो है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप कहीं लिख लें, इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अब एग्जाम्पल को जो है इस फॉर्म में करते हैं, ये कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर मैं आपको साथ साथ दिखाती भी हूँ कि इसको किस तरह करना है। सबसे पहले देखें, ये हमने ये चीज़ सेम लिखी। देन हमारे पास ऊपर क्या है, ये पड़ा हुआ है एन। एन हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ है। नीचे हमने एक्स ही लिखा, क्योंकि एक्स हमें बार बार हमारा चेंज होता रहेगा, क्योंकि एक्स 0 1 2 ऐसे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पी है,
पी की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास 1/2 वैल्यू है, पी की वैल्यू लिखी, ऊपर इसकी क्या पावर है, इसकी एक्स पावर है, नीचे क्यू की भी हमारे पास क्या वैल्यू है 1/2 है, और हमने क्या करना है एन में से एक्स माइनस करना है। एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास 5 है, 5 में से हमने एक्स को माइनस कर देना है। अब हमने बारी बारी पहले हमने एक्स जो है 0 कंसिडर करना है, फिर हमने एक्स 1 कंसिडर करना है, फिर हमने एक्स इसको 2 3 4 5 तक कंसिडर करना है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो 5 थे। ठीक है, अब हमने अगर 0 कंसिडर करना है तब हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी, स्मॉल एक्स यहाँ पर बन जाएगा 0, हमारे पास x अगर 0 है तो ये नीचे 0 बन जाएगा, इसकी पावर 0 बन जाएगी, और अगर हम 5 में से 0 माइनस करते हैं तो वो 5 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको देखें अगर इसके ऊपर इस तरह की पावर होती है वो तो जो है 1 बन जाता है, और इसमें देखें ये हमारे पास अगर हमारे पास जो 5c0 है, 5c0 है, ठीक है, आपको पता है कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, वो वाला हमने फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद देखें n फैक्टोरियल ये लिखा, 0 हमारे पास एक ये वाला था, उसके बाद 5 फैक्टोरियल लिख लिया। अब ये जो पूरी चीज़ होती है ना, अगर सिंपल आप ये करने से पहले अच्छा है कि अगर आप ये याद रख लें कि अगर कोई भी नंबर है और उसके नीचे 0 आ गए तो वो हमेशा 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है और उसके नीचे 0 है तो वो हम हमेशा 1 ही लिख देंगे। ठीक है, ये आप खुद याद कर लें कम्बिनेशन के लिए, ताकि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब हमारे पास हमने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, और 1/2 की पावर जब हमने 5 ली तो 1/32 आ गया। इसी तरह हमने x1 भी फाइंड करना है, सेम वही चीज़ होगी, बस जहाँ 0 था वहाँ हमने 1 पुट कर देना है। इसको आप प्रैक्टिस करें अभी की अभी अपने नोट्स पर, अपने नोटबुक पर। ठीक है, इस तरह हमने 1 2 3 4 5 सब की निकाल दी। ठीक है, अब निकालने के बाद हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, आपको पता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाते हैं तो एक तरफ x लिख देते हैं और दूसरी तरफ हम जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो हम लिख देते हैं। अब जो हमने ये फाइंड किया ये प्रोबेबिलिटीज़ ही हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास चेक करने का ये मेथड है कि अगर हमने या सॉल्व सही किया या नहीं किया तो इनको आप सम कर लें। अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है तो आप समझ लें कि जी हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से बनेगी, एक्स लिख कर सारी प्रोबेबिलिटी उसके करस्पॉन्डेंस में आप लिख देनी है। नेक्स्ट इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं वो यहाँ पर हमारे पास x है, जब 0 था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2/32 थी, जब 1 था तो हमारे पास 4/32 थी। बस हमने इसको लाइन चार्ट से इस तरह करके शो कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इनको कैसे करना है, सिंपल, आपको पता है कि मीन ऑफ एक्स ई यानी मीन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका ये फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इस फॉर्मूले को हमने कैसे लिखना होता है और इसको हमने कैसे बनाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपको एमसीक्यूज इस तरह से दिया हो जाता है कि आपने इस पर मीन फाइंड करें यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करें, एन और पी दिया होता है, वेरिएंस फाइंड करें, सारी वैल्यूज दी होती हैं। तो अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज याद होंगे तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आप कहीं नोट कर लें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एन और पी चाहिए होता है, उनको मल्टीप्लाई कर दे होते हैं। एन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, यानी हमारा जो टोटल नंबर दिया होता है किसी भी ट्रायल का वो होता है, जिससे ऊपर 5 था, और पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस ट्रायल की। ठीक है, अब वेरिएंस हमारे पास क्या होगा, वेरिएंस में सिर्फ क्यू इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का ही एक जो है रिश्ता है इन दोनों का। अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास क्या होगा कि वही सेम चीज़ रहेगी, बस अंडर रूट इस पर आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन में हम अंडर रूट के साथ लिखेंगे, वेरिएंस में हम अंडर रूट के साथ नहीं लिखेंगे, और हमारे पास जो इसका मीन है वो n/n/p होगा। उसके बाद हमारे पास 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जो वैल्यूज़ आपने इसमें गिवन है n/p q की वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डाटा में हमारे पास मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का भी वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, वो जो CV से हम डिनोट करते हैं। बाइनोमियल केस में हमारे पास क्या होगा, वही सेम चीज़ें होंगी। मीन हमारे पास क्या है, यानी जो हमारे पास जो है आया है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर स्क्वायर होता तो वो वेरिएंस कहलाता, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर के बिना वाला है। तो अगर स्क्वायर के बिना वाला है तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास इसका आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक और छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, सही है, इट विल बी सिमेट्रिकल ओनली व्हेन
पी क्यू दोनों जो है 1/2 होंगे, तो ये जो हमारा डाटा होगा वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो है ऑब्जेक्टिव के हवाले से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर हम कहते हैं कि जो हमारा P है वो छोटा है Q से, तो इसका मतलब है कि स्क्यूड टू द राइट साइड है। अगर हमारा Q जो है वो छोटा है P से, तो हम कहेंगे वो स्क्यूड है टू द लेफ़्ट साइड। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और भी बात लिखी हुई है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ स्क्यूनेस जो है वो डिक्रीज़ होगी तो n इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब डिग्री जो हमारे पास स्क्यूनेस की वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो n हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वहाँ पर तो सिंपल एग्जांपल थी, ये प्रोबेबिलिटीज़ थी, तो सब कुछ था। लेकिन अगर हमें रॉ डाटा दिया हो तो तब हमने कैसे क्या करना है। रॉ डाटा में सिंपल आपको डाटा दिया हुआ है कि ये नंबर ऑफ़ सिक्सेस पे हम मतलब एक डाई है वो 5 टाइम रोल हो रहा है, और हमारा जो है क्या है, नोटिंग द नंबर ऑफ़ टाइम दैट वी आर ऑब्टेनिंग 6। हमने ये नोट करना है कि कितनी बार नंबर ऑफ़ 6 आता है। ठीक है, ये डाटा आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मोस्टली बच्चे कहते हैं कि ये कहाँ से आया, लेकिन बच्चों ज़्यादातर आपको डाटा गिवन होता है एग्जाम्पल में, बस आपको उसको सॉल्व करने के लिए लिखा होता है। कभी आपको ये नहीं कहा कि आप इसको बनाएं भी और सॉल्व भी करें। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए। n अभी ऊपर बताया है, n तो हमारे पास एडवांस में फिक्स था। क्या था हमारे पास कि 5 टाइम्स टॉस हुआ। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास हमें ना तो पता है n क्या है, n पता लग गया, ना तो हमें पता है कि p क्या है, ना तो हमें पता लगा कि q क्या है। अब इस केस में हमें फाइंड अगर करना है p, तो उसके लिए हम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे मीन इक्वल टू np। आपको पता है कि ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, मीन यानी जो है हमारे पास एक्सपेक्टेशन x है वो हमारे पास np था। ठीक है, अब n हमें क्या है, n हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है वो 5 है, और हमारे पास p क्या है, हमारे पास हमें नहीं पता, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले तो हम जो है x बार फाइंड कर लेते हैं। x बार को फाइंड करने के लिए आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, सम एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। सम एफ एक्स मतलब एक और कॉलम बना लेंगे जिसमें हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें डाटा में ये चीज़ें गिवन हैं, और डिवाइड कर देंगे हमारे पास सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए आप 200 हमारे पास सम ऑफ एफ है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इनको मीन फाइंड किया, देन मीन फाइंड करने के बाद हमारे पास आ गया 1.99। अब हमारे पास मीन आ गया 1.99, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1.99, और n हमारे पास 5 है, तो 5 और p बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1.99 बन जाएगा। ठीक है, आप 1.99 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास 0.389 आ जाएगा। अब p तो हमें पता चल गया। जब हमें p पता चल गया तो सिंपल q फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा कि p में से 1 को माइनस कर दिया जाएगा फॉर फाइंडिंग q। तो अगर हम वैसे ही करते हैं 1 माइनस 0.38 करते हैं, तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.602। ठीक है, अब इसको हमने जब फिट किया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस तरह बनेगा कि यहाँ पर हम लिखते होते हैं अपना x के बाद ये बायनोमियल का b लिखेंगे हम, x के बाद यहाँ पर हमारे पास p होगा, देन हमारे पास वही सेम चीज़ें जो ऊपर थी, यहाँ पर ऊपर n होता था, यहाँ पर x, यहाँ पर हमारे पास p, यहाँ पर q, p का x, फिर q का f जो हमारे पास होता था n माइनस x। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बनानी है। अब इसको बनाना कैसे है, 0 1 2 3 4 5 हमें जो टोटल नंबर दिए हुए थे वो लिखे। अब हमारे पास जो इस तरह केस है, ये हमारे पास रॉ डाटा का केस था। ठीक है, रॉ डाटा को हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब हमारे पास क्या है, x 0 है, x हमने 0 पुट किया, यहाँ पर हमारे पास x क्या है, 0 है। अगर x 0 है तो जो ये वाला हमारा p है वो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो 0 तो लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास अगर x 0 है तो 5 में से माइनस करेंगे 0, तो वो तो एग्जैक्टली 5 ही आएगा, तो इसकी पावर हम 5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने ऊपर बताया कि अगर नीचे कोई भी c, अगर 5c0 लिखा हो या 5 कुछ भी ऊपर नंबर लिखा हो, नीचे 0 हो, तो वो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि इसकी हमने 5 टाइम ले लेना है, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें या 5 टाइम कैलकुलेटर पे कर लें या 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि आपके पास लैपटॉप पे ही कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं आप। ठीक है, तो वो हमारे पास इसको जब हमने किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम 1 के लिए भी ऐसे करेंगे। अब मैं बाकी नहीं बताऊँगी, 1 को अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1, ऊपर हमने 0 पुट किया। अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 होगी तो वो तो सेम टू सेम हमने ऐसे ही लिखना है।
हमारे पास अगर x की पावर यहाँ पर 1 होगी तो 5 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। नीचे वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी। और अगर हमारे पास नीचे 1 हो और ऊपर कोई भी वैल्यू दी गई हो, अगर हम कॉम्बिनेशन फाइंड करें तो वो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखते हैं। बाकी जब हमारे पास कोई और वैल्यूज़ आ जाएंगी 2, 3, 4, 5 तो हमने पूरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर 0 और 1 आ जाता है, 0 आएगा तो वो पूरा 0 बन जाएगा, पूरा 1 बन जाएगा, 0 नहीं बनेगा। उसके बाद अगर 1 आ जाएगा तो जो ऊपर वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अगर आप सॉल्व भी करें तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इन सबको सॉल्व कर ये आंसर आ गया। सेम हमने 2, 3, 4, 5 के लिए भी कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपकी ये प्रोबेबिलिटी है, ये जो आई है, इसको आपने 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हर बारी अगर हम 0.0790 को मल्टीप्लाई कर दें 200 से तो हमारे पास 15.8 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 52.5 आ गया। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड है। ठीक है, ये दिया हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हो और आपको कहा होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालें, और आपको प्रोबेबिलिटी भी दी हो तो आपने जस्ट क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी आपको बताया कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड की, हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर प्रोबेबिलिटी को 200 से। अब हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होंगी जो हमें हमारे डाटा में गिवन होंगी, वो हमारे पास ऑब्जर्व होंगी, और जो हमने निकाली उससे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी FE से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर हमारे सारे x हैं, यहाँ पर हमारे पास FO मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वाली जो हमें डाटा में गिवन था क्वेश्चन में। अब देखिए दोनों ही हमारे पास 200 आ गया। अब इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो जो रेड लाइन्स हैं वो ऑब्जर्व वैल्यू को शो कर रही हैं और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू को ब्लैक लाइन शो कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x लिख दी, यहाँ पे हमने सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी। 0 जब हमारे पास जो उसकी 15 प्रोबेबिलिटी कब आई थी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक थी, यहाँ लाई कर रहा था ना, और जो हमारे पास ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो 5 से थोड़ा 15 से थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, इस तरह हमने ये बनाई। अब अगर आप नोटिस करें सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर देखें कोई भी डिससिमिलैरिटी नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है डिससिमिलैरिटी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी डिससिमिलैरिटी है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्चुअली मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ तो अगर आपको थोड़ी समझ ना आए तो आप इसे थोड़ा स्लो कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी कवर हो जाए और बच्चों का टाइम भी ना ज़्यादा लगे। ठीक है, इसलिए मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए डिससिमिलैरिटी हमारे पास क्या है, डिससिमिलैरिटी यहाँ पर हमने यूज़ किया, मतलब कोई भी इसमें देखें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो रेड लाइन बहुत नीचे और ब्लैक लाइन बहुत है ऊपर, नहीं, देखिए थोड़ा गैप है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास दोनों जो है मैच कर रही है एक दूसरे से। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ची स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको मैंने हाईलाइट इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, कि अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर वो डिसमैच नहीं हो रही या उसमें डिससिमिलैरिटी नहीं है तो वो क्या, उसको क्या प्रोसीजर को क्या कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर एक और कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शन है डिफेक्टिव आर्टिकल्स की प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री 7%, उसकी है कि वो 7% प्रोड्यूस करता है। एक हमारे पास न्यू लॉ हुआ, और न्यू लॉ में कहते हैं कि हमारे पास एक कंट्री में कि अगर किसी भी पूरी जो है एक कंपनी, उसमें जो है फैक्ट्री, उसमें 5% से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स हुए तो उनको जो है फ़ाइन होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि इन ऑर्डर टू एग्जामिन दिस क्लेम द रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिसाइड टू सेंड एन इंस्पेक्टर टू एग्जाम द सैंपल ऑफ 20 सैंपल्स को, आइटम्स को वो एग्जामिन करने के लिए एक इंस्पेक्टर को भेजते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी करें, अगर उसमें से सिर्फ वो 2 पिक करता है या 2 मोर देन जो उसने फाइंड किए उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा जो है डिफेक्टिव आ गए। ठीक है, इस केस में आप देखें कि ये सारा कुछ जो है बायनोमियल जो एक्सपेरिमेंट है उसमें लाई कर है उसकी प्रॉपर्टी से। वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि हमारे पास एवरी आइटम इज सिलेक्टेड इधर बी डिफेक्टिव, और या डिफेक्टिव होगा या सही होगा। डिफेक्टिव, हमारा टारगेट डिफेक्टिव पर है उस एक्सपेक्टर का, तो डिफेक्टिव हमारे पास की हो जाएगा क्योंकि हमारे पास टारगेट ही वो है, तो सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की बन जाएगी और नॉट डिफेक्टिव फेलियर वाली हो जाएंगे। एवरी आइटम इंडिपेंडेंट होगा, हर आइटम इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन हो जाएगी उसकी, तो वो हमारे पास डिफेक्टिव आइटम की हमारे पास गिवन है वो 7% है, इज़ द सेम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगी। फिर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो फिक्स हैं क्योंकि वो 20 दिए गए हैं। अब आपको ये डाटा दिया हुआ है, आपने सिर्फ अपने डाटा में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है कि क्या क्या आपको गिवन है, आपको पता चल गया n क्या है, p क्या है और q क्या है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ पता नहीं चला कि n पे है q है, मैं आपको बताती हूँ कि p कैसे फाइंड किया। p आपको कह दिया कि हमारे पास
हमारे पास 7% ऐसे एलिमेंट जो डिफेक्टिव हैं। अब प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस करें तो हम उसको पॉइंट में लिख देंगे, वो 0.7 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर हम क्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 1 में से हमने पी को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हम 1 में से पी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.93 ये हमारे पास क्यू भी बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हमारा केस क्या है, कह रहे हैं कि एक्स जो है वो लेस देन 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर या तो हमारे पास जो हमारी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उसी से क्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 माइनस उसी जो पी है, ये पी इसको कंसिडर कर लें, उससे हमने माइनस कर देना है। 1 लिखा हमने, और यहाँ पर हमारे पास जो 2 से कम नंबर होंगे हमने वो कंसिडर करने, वो हमारे पास 0 है और 1 है। अगर यहाँ पर इक्वल टू भी होता तब हम 2 को भी कंसिडर करते, पर यहाँ पर हमने 2 को कंसिडर नहीं करना। x मतलब 0 वाले x को हमने कंसिडर करना है और उसमें ऐड कर देना है हमने 1 वाले को। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि बाकी सब सेम चीज़ें रहेंगी, बट यहाँ पर हम x की जगह 0 पुट कर देंगे और यहाँ पर हम x की जगह पुट कर देंगे हमारा जो होगा x1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर डाटा को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शन है स्मोकर्स की। अगर आपको एक किसी भी प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला कि स्मोकर की प्रमोशन है, वो सक्सेस हो जाएगा और नॉन स्मोकर हमारे पास फेलियर होगा। लिटरेट जो है वो हमारे पास फेलियर हो जाएंगे और लिटरेट रेट होगा हमारे पास सक्सेसिव। जिस पर हमारा टारगेट होगा वो सक्सेसिव ट्रायल होगा, जिस पर हमारा टारगेट नहीं होगा वो फेलियर ट्रायल होगा। यहाँ पर एक और टॉपिक है छोटा सा, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अच्छा जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में करेंगे। और ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है, देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंट इन विच कंडीशन डिपेंड वायलेटेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऐसा हो सकता है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि हर बार 1/2 नहीं होगी, तो अगर हर बार 1/2 नहीं होगी तो हम हाइपर ज्योमेट्रिक को यूज़ करेंगे। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आउटकम होगा ईच ट्रायल का वो हम क्लासिफाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में, या सक्सेस या फेलियर। ये सेम प्रोबेबिलिटी होगी, प्रॉपर्टी होगी एज बाइनोमियल। द प्रोबेबिलिटी सक्सेस गोज ऑन ईच ट्रायल, वो हर ट्रायल में इंडिपेंडेंट थी, यहाँ पर वो चेंज होती रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। द सेट ट्रायल आर नॉट डिपेंडेंट, वहाँ पे डिपेंडेंट थी, यहाँ पे नॉट डिपेंडेंट होंगी, ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। लेकिन सक्सेस और फेलियर यहाँ पर भी होगा। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, और जो एक्सपेरिमेंट होगा वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम पे जो है वो रिपीट करेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की हालत से एक इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ सक्सेस एक्स इज इन अ हाइपर ज्योमेट्रिक इज कॉल्ड हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। जो एक्स होगा उसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे पास वो कहलाएगी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम जो है डील करेंगे के और कैपिटल एन से, ठीक है। कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, ठीक है। एन हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल स्पेस होगा, यानी कि एन होगा कि पूरा पॉपुलेशन से छोटा सा पार्ट ले लिया वो स्मॉल एन बन जाएगा और पूरा पॉपुलेशन हमारे पास एन हो जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास जो होगा हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस होगा और हमारे पास एन, और इसमें चाहिए होगा हमारे पास क्या चाहिए, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के हमें चाहिए होगा, ठीक है। इंशाल्लाह जब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।